गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्निंग विद जीत। जैसा कि आप जानते हैं हम हाईकोर्ट एलटीसी की इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे हैं। अब तक हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं जिसमें टेंस और वॉइस है। साथ ही साथ हमारी वोकैबुलरी की क्लासेस भी चल रही है। और ये जो वीडियो है ये है नरेशन का 6वां वीडियो। अब तक हमने नरेशन के 5 वीडियोस देख लिए हैं जिसमें हमने नरेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारा जानने की कोशिश की। उसके साथ कुछ सारे एग्जाम्पल्स भी हमने देखे। आज हम पढ़ेंगे मिसलेनियस एग्जाम्पल्स, कुछ नए एग्जाम्पल्स नरेशन के, कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो कि एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं लेकिन हम थ्योरी में कवर नहीं कर पाते। जब थ्योरी पढ़ते हैं तो वो एग्जाम्पल कवर नहीं हो पाते, इसीलिए इनको अलग से वीडियो बना के मैंने डाल दिया है जिससे हम आसानी से एग्जाम्पल्स को समझ सकेंगे। कुल 15-20 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि नरेशन का जो कंप्लीट पोर्शन है 100% वो हम कवर कर सकें और उसमें फिर बचे कुछ भी ना, ताकि कोई भी एग्जाम्पल अगर हमारे पेपर में आए तो हम उसको इजिली कवर कर पाए। चलिए ध्यान देते हैं, मैंने सामने कुछ एग्जांपल लिखे हैं। पहले इन एग्जांपल को लिखो खुद और अपने आप करने की कोशिश करो। एक बार वीडियो को पॉज करो, एग्जांपल लिखो और एग्जांपल करने की कोशिश करो। अगर हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर मैं हूं यहाँ पर, देखते हैं कि एग्जांपल हम कैसे कर सकते हैं। फटाफट करने की कोशिश करो। चलो, अगर तुमने कोशिश की वीडियो को पॉज करके और हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो चलो मैं बता देता हूँ कि इनमें क्या करना है। ध्यान दो, लिखा है पंडित नेहरू सेड टू द पीपल, फ्रेंड्स हियर आई थैंक यू ऑल। अभी एग्जांपल सिंपल सा ही है। देखो, पंडित नेहरू ने कहा लोगों से फ्रेंड्स हियर आई थैंक यू ऑल। अब यहाँ पर देखो, ये देखें आई थैंक यू ऑल, तो ये कैसा सेंटेंस है। सेंटेंस पहचानना, मैंने सबसे पहले एक बात बताई थी, 5 तरह के सेंटेंस है। उनमें तुम्हें जो एग्जांपल दे रखा है वो पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा एग्जांपल है तुम्हारा। इंपरेटिव है कि ऑप्टेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है कि इंट्रोगेटिव है कि असर्टिव है। तो ये साफ देख सकते हो, आई थैंक यू ऑल सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन में दिया हुआ है। तो ये क्या है? ये है हमारा कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस, ध्यान रखोगे। लेकिन अब यहाँ पर ये एक थोड़ा सा एक नाउन दे रखी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब इसको कैसे टैकल करेंगे वो देखेंगे। पंडित नेहरू ने लोगों को कहा दोस्तों मैं तुम सबका धन्यवाद देता हूं, आई थैंक यू ऑल। तो फ्रेंड्स जो बोला है वो कैसे बोला है, किस वे में बोला है? देखो, ये संबोधन करने के लिए, जब एड्रेस करते ना किसी को, किसी ग्रुप को देखकर या किसी व्यक्ति को देखकर तुम उसे कुछ नाम से बुलाते हो और फिर उससे अपनी बात कहते हो आगे, ठीक है। तो वो क्या है, वो तुमने उसको एड्रेस किया उस नाम से, तो ये एड्रेस किया जा रहा है पीपल को फ्रेंड्स नेम से, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, पंडित नेहरू एड्रेस्ड पीपल, ठीक है। संबोधित करना, एड्रेस एक तो होता है एड्रेस पता वाला, ठीक है। ये एड्रेस होता है संबोधन करना, किसी को बुलाना, किसी को किसी नाम से। एड्रेस्ड पीपल, एड्रेस द पीपल, कैसे एड्रेस किया है, किस नाम से एड्रेस किया? एज फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स बोलते हुए। तो ये ध्यान रखोगे कि भाई जब भी किसी नाम से पुकारा जाएगा ना तो यहाँ पे एड्रेस लगाना है और यहाँ पर जो नाउन थी उससे पहले एज लगाना है। एड्रेस्ड द पीपल एज फ्रेंड्स। और क्या कहा है? एंड सेड, और कहा, एंड सेड, कहा क्या? दैट। अब क्योंकि ये देखो कैसा सेंटेंस है, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है तो कनेक्टिव दैट लगेगा। दैट, हियर को मैंने कहा था देयर में चेंज कर देना। आई किस में चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, पंडित नेहरू के हिसाब से ही में चेंज हो जाएगा, दैट ही। थैंक वर्ब है तो बन जाएगी पास्ट फॉर्म। चलो राइटिंग ध्यान दो, ही थैंक्ड, यू का क्या बनेगा? देम बनेगा, क्योंकि यहाँ पर पीपल है। ही थैंक्ड देम ऑल। चलो, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि अगर तुम्हें ये चीज समझ नहीं आई कि जो हमारे वॉइस नहीं, ये जो हमारे पर्सन है, प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन के जो पर्सन है वो कैसे चेंज होंगे, वो अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहे तो मुझसे पूछ सकते हो वापस, ठीक है। वीडियो में कमेंट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली, मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है, या फिर व्हाट्सएप पे अगर मैसेज करना चाहो तो वहां पे मैसेज कर सकते हो और मैसेज करके पूछ सकते हो कि सर ये कैसे होगा, ये प्रोनाउन का जो चेंज है वो कैसे चेंज होगा। मैं तो बता दूंगा तुम्हें दोबारा किसी नए वीडियो के द्वारा। देखो, इसी एग्जाम्पल को समझने के लिए मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा है। मोदी जी सेड टू द पीपल, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी जो है, मोदी जी सेड टू द पीपल, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स द लॉकडाउन विल बी एक्सटेंडेड। अब देखो, अक्सर मोदी जी जब अपना भाषण स्टार्ट करते हैं तो इसी तरह से स्टार्ट करते हैं, या तो मेरे प्यारे देशवासियों, या मित्रों, या भाइयों और बहनों, है ना। तो मैंने भाइयों और बहनों को लिख लिया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स द लॉकडाउन विल बी एक्सटेंडेड। अब तुम खुद देख सकते हो ये भाइयों और बहनों किसको कहा है मोदी जी ने? पीपल को कहा। अच्छा, ये एक सेकंड, थैंक थाई, ये जो भाइयों और बहनों कहा है मोदी जी ने वो किसको कहा है? लोगों को कहा है। अब लोगों का नाम तो नहीं है, लोगों को संबोधित करते हुए कहा है, लोगों को एड्रेस करते हुए कहा है। तो वापस जैसे पहला एग्जाम्पल किया था वैसे ही हो जाएगा। मोदी जी एड्रेस द पीपल एज, कैसे? भाइयों और बहनों, एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड सेड, और कहा, क्या कहा? एंड सेड दैट द लॉकडाउन, कहा कि लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड होगा, तो विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, वुड बी एक्सटेंडेड।
अब ये सेंटेंस देख के तुम मुझे बता सकते हो द लॉकडाउन विल बी एक्सटेंडेड, वॉइस कौन सा एक्टिव है कि पैसिव है? अगर तुमने वॉइस पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो मेरे इसी वीडियो के ऊपर आएगा, मैं बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुम्हें, वॉइस की लिंक मिल जाएगी, वॉइस का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर जाकर तुम वॉइस देख सकते हो। जिसने पढ़ लिया वो बताओ ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव है या पैसिव है? देखो लॉकडाउन विल बी एक्सटेंडेड, विल के साथ बी लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो क्या है, पैसिव है। पैसिव में क्यों लिखना पड़ा? लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा, क्या लॉकडाउन अपने आप बढ़ सकता है क्या? अपने आप बढ़ जाएगा? लॉकडाउन की जब मर्जी होगी, चलो नहीं यार 15 दिन का नहीं 25 दिन का होगा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन एक टर्म है, कोई पर्सन नहीं है, कोई लिविंग थिंग नहीं है ना, एक टर्म है, किसी चीज को हमने कह दिया एक टाइम पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, उसको कह दिया हमने क्या, लॉकडाउन। तो लॉकडाउन बढ़ेगा तो ये बढ़ाया जाएगा, ठीक है, इसीलिए इसको लिखा पैसिव में, क्योंकि ये काम अपने आप नहीं होगा, किसी दूसरे सब्जेक्ट के द्वारा किया जाएगा, इसलिए। चलो अगला एग्जांपल है, माय क्लासमेट सेड टू मी गुड मॉर्निंग यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। अब देखो ये क्या है, गुड मॉर्निंग लिखा गया है, गुड मॉर्निंग कहा है तो क्या कहा है, विश किया है ना। अब ऐसे सेंटेंस में ध्यान रखना, क्योंकि देखो अभी क्या होगा कि जब ऐसे एग्जांपल तुम्हारे सामने आएंगे ना, तो सबसे पहला ऑप्शन तुम्हें यही मिलेगा, माय क्लासमेट टोल्ड मी दैट गुड मॉर्निंग, दैट गुड मॉर्निंग। अब ये एग्जांपल, ये आंसर मिलेगा तुम्हें, और फिर आगे जो भी होगा वो, तो तुम क्या करोगे, इसी को सही करके आ जाओगे। सर ने तो कहा था सेड टू की जगह टोल्ड करना है, क्योंकि ये देखो सर असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव है तो सेड टू की जगह टोल्ड करना है, दैट लगाना है, बाकी सारा काम चलता रहेगा। ऐसे नहीं करना, क्योंकि इनमें क्या है, थोड़ा सा कुछ चेंजेस है, जैसे यहाँ पर गुड मॉर्निंग दे रखा है, तो इसको आपको पहले चेंज करना पड़ेगा, समझ रहे हो बात को? तो गुड मॉर्निंग क्या किया, पहले तो विश किया, दो काम हो रहे हैं इसमें, गुड मॉर्निंग करके गुड मॉर्निंग बोल के क्या किया, विश किया, तो माय क्लासमेट विश्ड मी गुड मॉर्निंग, मुझे क्या विश किया, गुड मॉर्निंग विश किया, और साथ ही साथ क्या हुआ, और क्या कहा, एंड सेड दैट यू हैव, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, बनेगा आई, दैट आई हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, क्योंकि टेंस चेंज करना है, दैट आई हैड फिनिश्ड, योर का क्या बनेगा, माई बनेगा। ये चेंजेस समझ नहीं आए तो भैया पूछ लेना, कमेंट कर देना, ठीक है। फटाफट ये तीनों एग्जांपल देखो, समझ आ गए होंगे उम्मीद कर रहा हूं, बिल्कुल इजी एग्जांपल है, एक बार बताने की जरूरत है ताकि तुम्हारे जहन में आ जाए कि हाँ ये इस तरह से चीजें हो सकती है, ठीक है। फटाफट इनको लिख लो, फिर आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं, फास्टली लिखो। पीछे वाले 3 एग्जांपल होने के बाद कुछ और एग्जांपल लिखे, मैंने 4 नए एग्जांपल लिखे हैं, उन चारों को भी करने की कोशिश कीजिए एक बार वीडियो को वापस पॉज करके, और हो जाए तो ठीक है, वरना फिर वापस मैं बताता हूं तुम्हें। देखो ये दोनों एग्जांपल वैसे ही है जैसे हमने नरेशन के पार्ट 3 में जब मैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहा था तो मैंने डू डज या डिड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस बताए थे, वहां पर मैंने कुछ लॉजिक बताए थे उनके, ये वही सेंटेंस है लेकिन थोड़े से अब अलग तरीके से हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने क्या लगा दिया है, नोट लगा दिया दोनों सेंटेंस में। ये नोट वाले सेंटेंस मैंने वहां पर बताए नहीं थे, यहाँ के लिए रखे थे। चलो देखते हैं इनको कैसे करेंगे। पहले लिखा सी सेज टू मी डिड यू नॉट राइट ए लेटर, तो सी सेज लिखा है, ध्यान रखोगे यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पे पूरा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यहीं से डिसाइड होगा कि तुम्हारा जो सेंटेंस है उसमें टेंस चेंज होगा कि नहीं। सी सेज टू मी, तो सी आस्क्स बनेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, सी आस्क्ड मी, इफ लगेगा। अब देखो यू आगे लाना है, सब्जेक्ट को आगे लेके आना है, सब्जेक्ट मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो बनेगा आई, इफ आई। अब टेंस चेंज करना नहीं है, ये पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल में ही रखना है। वहां पर मैंने बताया था कि भाई पास्ट सिंपल को जो पास्ट सिंपल में रखते हैं ना, हमें मैंने बताया था पास्ट सिंपल को जब पास्ट सिंपल में ही रखेंगे, तो यहां पर ये था कि इंट्रोगेटिव था सेंटेंस, और जब हम चेंज करते हैं तो इसको बना देते हैं असर्टिव, इंट्रोगेटिव से क्या बना देते हैं, असर्टिव। तो अगर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो हम उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे, लेकिन ऐसा हर बार नहीं करना, क्योंकि अगर इसमें नॉट दिया हुआ है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो ये असर्टिव में चेंज नहीं होकर किस में चेंज होता है, नेगेटिव में चेंज होता है। और जब ये नेगेटिव में चेंज होता है ना, ये असर्टिव नहीं, अफर्मेटिव बोल दो इसको, है ना, अफर्मेटिव में जब चेंज होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन जब नेगेटिव में चेंज करते हैं इसको तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, पास्ट सिंपल टेंस, टेंस पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। वापस वही बात दोहरा रहा हूं कि अगर तुम इस चैनल पे नए हो और तुमने पिछले वीडियो नहीं देखे तो एक बार फटाफट जाके पिछले वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनको देखे बिना ये टॉपिक आगे समझ आने वाले नहीं है। सी आस्क्ड मी इफ आई, डिड यू लिखा है तो क्या बनेगा, डिड ही रहेगा, इफ आई डिड नॉट। अगर यहाँ पर सैड होता, अगर यहाँ पर सैड हो जाता तो टेंस चेंज होता, हैड नॉट बन जाता। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हेड प्लस वर्ब की फर्स्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। इफ आई डिड नॉट राइट अ लेटर, यही बनेगा। उम्मीद कर रहा हूं समझ आ गया होगा कैसे होगा ये। अगर लिखा ही सेड टू मी हाउ डू यू नॉट नो मी, तो ही आस्क्ड मी, आस्क्ड क्यों लगाया ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। ही आस्क्ड मी, हाउ डब्ल्यूएच वर्ड है तो हाउ का हाउ ही रहेगा, हाउ
डू यू नॉट नो मी, यू आगे आएगा, हाउ आई। अब देखो डू यू नॉट, डू नॉट है लेकिन टेंस चेंज भी करना है, टेंस चेंज भी करना है। टेंस चेंज कर रहा था वहां पे मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में लिखते हैं, पास्ट सिंपल के असर्टिव में लिखते हैं, तो डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ये सारी चीजें पहले मैं बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पर अब क्या करेंगे, पास्ट सिंपल के नेगेटिव में चेंज करेंगे, तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ये ध्यान रखोगे। हाउ आई डिड नॉट नो हर, मी का क्या बनेगा, हर बनेगा। ही आस्क्ड मी हाउ आई डिड नॉट नो हर, तो ये दोनों सेंटेंस उन दोनों में ही, उन्हीं वहां पे 3 या 4 सेंटेंस बताए थे, वहीं पे ऐड करना है, ये दोनों ध्यान रख लेना। अगला है रिया सेड टू मी यू नो मी डोंट यू। अब इन सेंटेंस को देखो, स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग है, यू नो मी डोंट यू, यू विल हेल्प मी वॉन्ट यू। अब ये सेंटेंस है, इन सेंटेंस में तुम देख सकते हो कि लास्ट में जो बात कही गई है उसी का क्वेश्चन पूछा गया है। यू नो मी, तुम मुझे जानते हो, डोंट यू क्या नहीं जानते, यू विल हेल्प मी, तुम मेरी सहायता करोगे, वॉन्ट यू क्या तुम नहीं करोगे। ये क्या चीज होती है, कहते हैं क्वेश्चन टैग। क्या कहा जाता है इन्हें, क्वेश्चन टैग कहा जाता है इन्हें। ये ग्रामर का एक अलग से टॉपिक है, जब पढ़ेंगे कभी, जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम उस पर भी आ जाएंगे। ये हमारे सिलेबस में है नहीं वैसे क्वेश्चन टैग, वैसे रिलेटेड क्वेश्चन वैसे नहीं आएंगे, लेकिन हाँ नरेशन के अंदर तो पूछे जा सकते हैं कि भाई ये सेंटेंस दिया हुआ है, वहां पर अब आप इसको चेंज करके बताइए इनडायरेक्ट में। जब इनडायरेक्ट में इनको चेंज करेंगे ना, तो करना क्या है, यू नो मी डोंट यू। अब देखो ये यहां तक तो सेंटेंस लग रहा है कि सर असर्टिव ही है, लेकिन यहां पर जब आगे गया तो इंट्रोगेटिव हो गया। तो ये सेंटेंस देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है ना, इसका मतलब सेंटेंस तो पूरा ही क्या है, इंट्रोगेटिव ही है। इंट्रोगेटिव के हिसाब से इसको चेंज करना है, और इंट्रोगेटिव के हिसाब से चेंज करने के बाद ये जो क्वेश्चन टैग वाला भाग है ना, जो कोमा के बाद आता है, ये हटा देना है, इसको यूज नहीं करना हमें, ठीक है। इसको इनडायरेक्ट में नहीं लिखना। क्वेश्चन टैग क्या होता है वापस देख लो, होता क्या है, कई बार कोई तुम खड़े हो, तुम्हारे पास तुम्हारा कोई दोस्त आया और कहा कि तुम तो पबजी खेलते ही हो, तुम्हें आके बोल दिया, मान लो कोई पबजी कोई गेम है जैसे कि सब जानते हैं कि तुम तो पबजी खेलते ही हो, ये बात तुम्हें बोली, और फिर कहा कि क्या तुम नहीं खेलते। जब तुम्हें लगा, जब उस दोस्त को लगा कि तुम डाउटफुल हो थोड़े से, तुमने कहा, उस दोस्त ने तुम्हें कहा कि तुम तो पबजी खेलते ही हो, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहा, और फिर उसे लगा कि तुम थोड़े डाउटफुल हो, तो उसने तुमसे पूछ लिया क्या नहीं खेलते। तो ये जो क्या नहीं खेलते वाली बात हो गई, ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन टैग हो गया, ठीक है। इस तरह से जब सेंटेंस को लिखा जाता है इसे क्वेश्चन टैग कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एसएससी के एग्जाम्स में, हमारे आने के चांसेस नहीं है क्योंकि वहां पे मेंशन नहीं किया गया इस टॉपिक को। रिया आस्क्ड मी, इफ लगेगा, इफ क्यों लगा रहे हो सर, क्योंकि यहाँ पे कोई डब्ल्यूएच वर्ड नहीं दिया हुआ, देख लो कहीं पे कोई डब्ल्यूएच वर्ड है क्या। ये जो क्वेश्चन टैग है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये क्वेश्चन टैग स्टार्ट हो रहा है हमारे हेल्पिंग वर्ब से, तो इफ लगेगा। इफ यू का बनेगा आई, नो की सेकंड फॉर्म न्यू, मी का बनेगा हर, बस इफ आई न्यू हर, इतना ही लिखना है, डोंट यू वाला टॉपिक नहीं लिखना। फिर अशोक सेड टू शुभम यू विल हेल्प मी वॉन्ट यू, तो क्या बनेगा, अशोक आस्क्ड शुभम, अशोक आस्क्ड शुभम इफ he would help him, want you चेंज नहीं होगा, want you जो है यहाँ पर नहीं लिखना हमें। बिल्कुल इजी सा एग्जांपल है, ये दोनों क्वेश्चन टैग रिलेटेड थे, ये वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला एग्जांपल है, ठीक है। ये चारों एग्जांपल बहुत सरल है, फटाफट इन चारों एग्जांपल को लिख लो, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ध्यान दीजिए, सामने 3 एग्जांपल और लिखे हैं मैंने जिनको हम देखते, सॉरी 4 एग्जांपल और लिखे हैं मैंने जिनको हम देखते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। वीडियो को पॉज करो, फटाफट इन सेंटेंस को लिखो और इनको चेंज करने की कोशिश करो। देखो फटाफट वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है, फटाफट लिख लिया करो और एक बार कोशिश कर लिया करो खुद से करने की। अब इन एग्जांपल में नया क्या है, देखो ही सेड टू मी डिड यू राइट ए लेटर, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने अब तक सीखे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन साथ में इतना सा पार्ट और दिया होता है आई सेड यस, यानी रिप्लाई भी दिया होता है इस सेंटेंस का। वैसे लिखा मोहन आस्क्ड डू यू फील थर्स्टी, आई सेड नो, तो वापस क्या दिया हुआ है, इसका रिप्लाई दिया हुआ है। यहां पर लिखा सी सेड मैडम आई हैव ए टीवी सेट, आगे वर्ड दे दिया मैडम, यहां पर वर्ड दे दिया सर। तो ये एग्जांपल कैसे करने हैं उनको देखते हैं, ध्यान दो। ही सेड टू मी, तो ही, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ही आस्क्ड मी बनेगा, ही आस्क्ड मी इफ आई डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टेंस चेंज करना है, नॉट नहीं आया कहीं पर भी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म करेंगे। इफ आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं करेंगे, क्या करेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ आई हैड रिटन अ लेटर, सी आस्क्ड मी इफ आई हैड रिटन अ लेटर, ये हो गया। और क्या है, आई सेड यस, देखो 2 सेंटेंस के साथ में तो एंड लग जाएगा, एंड आई, अब मैंने क्या किया, रिप्लाई किया है ना, रिप्लाई क्या किया मैंने, रिप्लाई यस, यस का मतलब क्या है भाई, स्वीकृति दे दी मैंने उस काम को, हाँ कहा मैंने, तो आई रिप्लाइड इन अफर्मेशन, आई रिप्लाइड इन
अफर्मेशन, अफर्मेशन, यस के लिए हम ये वर्ड यूज करेंगे कि भाई मैंने हाँ में उत्तर दिया, आई रिप्लाइड इन अफर्मेशन, ये ध्यान रखोगे। क्लियर, इतनी सी चीज। वापस वैसे ये एग्जांपल है, मोहन आस्क्ड, देखो आस्क इसने खुद ही दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। मोहन आस्क्ड डू यू फील थर्स्टी, इफ आई फेल्ट, टेंस चेंज कैसे हो रहा है ध्यान रखोगे। डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज किया है क्योंकि यहाँ पर टेंस चेंज करना था। इफ आई फेल्ट थर्स्टी एंड आई रिप्लाइड, और मैंने उत्तर दिया किसमें, इन नेगेशन, नॉट इन अफर्मेशन, इन नेगेशन। अफर्मेशन में तो उत्तर दिया था जब यस होगा, तो यस के लिए अफर्मेशन यूज करेंगे, नो के लिए नेगेशन यूज करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इजी से एग्जांपल है, बिल्कुल सरल से, एक बार देखो लिखो अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे ही एग्जाम में आएगा ना पेपर, वैसे ही आपको ये ऑप्शन देखते ही टिक हो जाएगा। बिल्कुल लिखा है सी सेड मैडम आई हैव ए टीवी सेट, तो सी, अब देखो वह बता रही है कैसा सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस है, तो सी सेड ही रहेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है। सी सेड, अब मैडम और सर्व जो वर्ड यूज किया जाता है ना, वो वर्ड यूज किया जाता है रिस्पेक्ट देने के लिए। किसके लिए, रिस्पेक्ट के लिए। जब भी आप किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हो तो आप उसके लिए सर वर्ड यूज करते हो, फीमेल है तो मैडम वर्ड यूज करते हो, मैम वर्ड यूज करते हो। तो ये क्या हो जाएगा, सी सेड रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली, सी सेड रिस्पेक्टफुली दैट, आई का बनेगा सी, हैव का बनेगा हैड, सी हैड ए टीवी सेट। क्लियर है किसी चीज, बिल्कुल यही। आगे लिखा है ही सेड टू द टीचर, तो ही टोल्ड द टीचर, या फिर क्या है देखो, काइंडली हेल्प मी, कैसा सेंटेंस है, सेंटेंस है इंपेरेटिव, तो ही काइंडली लग गया तो रिक्वेस्ट बन जाएगा। ही रिक्वेस्टेड द टीचर, उसने टीचर से रिक्वेस्ट की, कैसे की, सर लगा के की, मतलब रिस्पेक्टफुली की, रिक्वेस्ट की है रिस्पेक्टफुली। ही रिक्वेस्टेड द टीचर रिस्पेक्टफुली टू, काइंडली हट जाएगा यहां पर, टू हेल्प हिम, टू हेल्प हिम बन जाएगा। इजी है ना एग्जांपल, बिल्कुल। 11 एग्जांपल हो गए, 9 एग्जांपल और बाकी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि फटाफट जितने भी नए कॉन्सेप्ट है वो सारे समझ आए। एक एग्जांपल, एक कॉन्सेप्ट पे 2 एग्जांपल कर रहा हूं ताकि अपने को समझ आ जाए, यानी इस वीडियो में ही कम से कम 10 कॉन्सेप्ट हमें नए सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये फटाफट लिख लो, उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। आगे 5 सेंटेंस और लिखा है, इन 5 सेंटेंस को फटाफट फिर से लिखो अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज करके, और फिर इनको करने की कोशिश करो। तब तक मैं इनके आंसर बता देता हूं। लिखा ही सेड टू मी टू रीड द गीता। अब यहां पर देखो, जैसे ही मैंने सेंटेंस देखा मुझे पता चल गया कि ये डू से स्टार्ट हो रहा है, डू रीड से स्टार्ट हो रहा है। डू क्या है, मेन वर्ब। डू क्या होती है, वर्ब होती है ना, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के रूप में काम करती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो नहीं है, मतलब क्या है, ये मेन वर्ब है। अगर सेंटेंस मेन वर्ब से स्टार्ट होता है इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस है तो क्या है, ही सेड टू मी डू रीड द गीता, तो हो सकता है उसने सलाह दी हो, तो ही एडवाइज्ड मी, ही एडवाइज्ड मी टू। पता है इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ाए थे, तो एडवाइस लग गया सेड के स्थान पर, कोमा नोट कोमा के स्थान पर टू लग गया, ही एडवाइज्ड मी टू। अब यहां पर देखो, डू रीड द गीता, रीड भी वर्ब है, डू भी वर्ब है। डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। इंपेरेटिव सेंटेंस सब ऐसे हो कि मेन वर्ब से पहले ही, मेन वर्ब से पहले डू भी आ जाए। मेन वर्ब से पहले जब डू आ जाता है ना, उसका हम यूज क्यों करते हैं, ठीक है। एक तो देखो सीधा लिखता भाई डू मेन वर्ब है, डू के बाद एक और मेन वर्ब है। अब यहां पर अगर मैं रीड को हटा दूं तो देखो, क्या डू द गीता, क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं है। रीड द गीता क्या है, सेंटेंस सही है, बिल्कुल सही है, मतलब मेन वर्ब कौन सी है, रीड है। इस तरह से आप सेंटेंस में मेन वर्ब का पता लगा सकते हो। तो मेन वर्ब है रीड, ठीक है। अब मेन वर्ब से पहले डू जब दिया जाता है, किसी भी वर्ब से पहले जब डू लग जाता है, तो वो क्यों आता है, वो वर्ब पे स्ट्रेस डालने के लिए, वर्ब को और प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। रीड द गीता का मतलब होता है गीता पढ़ो, ठीक है। डू रीड द गीता मतलब अब वापस क्या है, अर्थ वही है, सेंटेंस का अर्थ चेंज नहीं हुआ, गीता पढ़ो ही रहेगा सेंटेंस का अर्थ। लेकिन होगा क्या, इससे वर्ब पे स्ट्रेस पड़ेगा, सामने वाले को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। डू रीड द गीता, ठीक है, यानी ये काम करो ही करो इस तरह से। ही एडवाइज्ड मी टू, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अगर वर्ब से पहले डू दे रखा हो ना, तो जब मैं इनडायरेक्ट में लिखूंगा तो इस डू को नहीं लिखूंगा, सीधा टू प्लस जो मेन वर्ब होगी वही लिखूंगा। डू हटा दिया जाना चाहिए। जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब से पहले डू का यूज दे रखा हो तो डू हटा देना चाहिए। ये यूज क्यों होता है बता दिया, लेकिन इनको इनडायरेक्ट में नहीं लिखना, ठीक है। ही एडवाइज्ड मी टू रीड द गीता। आई बात समझ में, इतना सा रहेगा। तो ये अगला वापस देखो, बिल्कुल वैसा ही अपना भी कर सकते हो। सी सेड टू मी, सी रिक्वेस्टेड मी,
शी रिक्वेस्टेड मी टू डू हैव अ कप ऑफ टी, हैव भी वर्ब भी है ना, तो टू हैव अ कप ऑफ टी, बिल्कुल इजी। ही सेड नॉनसेंस, अब ये क्या है, देखो कोई पूरा सेंटेंस नहीं दिया हुआ, एक वर्ड दिया हुआ, ही सेड नॉनसेंस। अब तुम्हारे मुंह से भी ये वर्ड बहुत बार निकल जाता है, क्यों निकलता है ये वर्ड, क्यों यूज करते हैं? कोई भी चीज देखी, कोई भी काम देखा, कोई भी जगह देखी, कोई वस्तु देखी मान लो, और वो तुम्हें पसंद नहीं आई, जिसमें तुम्हें ऐसा लगे कि क्या है, क्या चल रहा है, कोई सेंस ही नहीं इस चीज का, तो ऐसी चीज के लिए हम वर्ड यूज करते हैं नॉनसेंस। अब मान लो तुमने किसी चीज को देखा और कहा कि नॉनसेंस, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो चीज किसी सेंस की नहीं है, यही बनेगा इसका अर्थ। तो जब भी इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इसका अर्थ इसी तरह से लिखना है, ही सेड नॉनसेंस, तो ही सेड दैट। दैट क्यों लगाया सर, कैसे पता चल रहा है आपको कि ये असर्टिव सेंटेंस है? असर्टिव सेंटेंस है। नॉनसेंस का मतलब क्या है, इस वस्तु का कोई सेंस नहीं है, इस जगह का, यानी जो कोई भी काम है या कोई भी वस्तु है तो इसका कोई भी सेंस नहीं है, जो थिंग है ना, इसका कोई भी सेंस नहीं है, ठीक है, सेंसलेस है। तो इसीलिए ये सेंटेंस देखो, इस वस्तु का कोई सेंस नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सेंटेंस कैसा दिख रहा है, असर्टिव है स्ट्रक्चर इसकी। ही सेड दैट, तो इस तरह से लिखना है, इट वाज नॉनसेंस। ये सेंटेंस इस तरह से यूज करना है तुम्हें, इंपॉर्टेंट। बहुत बार हम क्या कर देते हैं, सीधा सीधा पढ़ा होता है उसके हिसाब से ही सेड दैट नॉनसेंस लिख के छोड़ाते हैं सीधा सीधा, तो गलत हो जाएगा काम, ये नहीं करना। ही सेड दैट इट वाज नॉनसेंस, ये बनेगा। आगे लिखा शी सेड गुड बाय माय फ्रेंड्स। अब देखो गुड बाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वाला टाइम में तो मैंने एक सेंटेंस बताया था पीछे, उसमें विस्ट का यूज किया था हमने, है ना, लेकिन इसके साथ साथ गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड बाय, इस तरह के सेंटेंस हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, बिड, ठीक है। बिड होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब होती है बिड, इसकी सेकंड फॉर्म होती है बैड, सेकंड और थर्ड फॉर्म बैड होती है इसकी, ठीक है। बिड और बैड, विदा लेना, विदा लेना या अभिवादन करना, इस तरह से सेंस होता है इसका बैड का, तो ठीक है। तो सी, अब वो गुड बाय कह रही है तो सी बैड, गुड बाय क्यों कहते हैं, जब विदा लेते हैं किसी से तो कहते हैं ना, तो सी बैड गुड बाय टू हर फ्रेंड्स, इस तरह से। अब इनके ज्यादा कोई रूल्स है नहीं, देखो ज्यादा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है इन सेंटेंस में कि भाई आपको, इसलिए इन सेंटेंस को एक एक सेंटेंस लिखवा रहा हूं और मिसलेनियस में करवा रहा हूं, वरना तो क्या होता है भाई कॉन्सेप्ट लिखा था एक एक चीज का, इसका मैं एक्सप्लेन करता कि भाई यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये चेंज करना है। सीधा एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। तो भाई जब भी गुड बाय मिल जाए तो सी बैड गुड बाय, ही बैड गुड बाय, इस तरह से। आगे लिखा ही सेड हेल्प, हेल्प। अब कोई कह रहा है हेल्प करो, हेल्प कर, हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है, हेल्प कह रहा है, मतलब क्या कर रहा है कि वो सहायता के लिए चिल्ला रहा है ना, तो तुम ये लिख सकते हो he shouted for help, वो सहायता के लिए चिल्लाया। तो अब इनका कोई रूल नहीं है, ये क्या करने हैं तुम्हें देखना है बस अपने तरीके से कि यार ये कैसे चेंज हो सकता है इनडायरेक्ट में, और बिल्कुल उस तरीके से चेंज करना है जो भी तुम्हें सही लगे वहां पर, असर्टिव की फॉर्म में चेंज करना है इसको। he shouted for help, ये भी लिख सकते हो, he asked for help भी लिख सकते हो, भाई उसने हेल्प के लिए कहा। तो ये दोनों सेंटेंस सही हो सकते हैं, जैसा भी तुम्हारा ऑप्शन होगा। तो ये करने कैसे है, तुम्हें ऑप्शन पे देखना है। बेसिक चीजें तो पता चल गई भाई, प्रोनाउन में चेंज, टेंस में चेंज, कोमा नोट कोमा के स्थान पर कनेक्टिव वर्ड कौन सा लगेगा, ये बेसिक चीजें हैं। फिर तो सेंटेंस होगा वो तुम्हें ऑप्शन देखना और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ज्यादा सुटेबल कौन सा, ज्यादा सही कौन सा है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 4 एग्जाम्पल और बचा, बहुत अच्छी चीज है उनके अंदर, लास्ट में कुछ विशेष चीजें बचा के रखी तुम्हारे लिए, ये धमाकेदार, फटाफट लिख लो, फिर उनको देखते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। फास्ट ये लिखो 4 और अच्छे एग्जाम्पल, 4 और नई बातें जानने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल कैसे होंगे और इनमें क्या कुछ नया है जो कि हमें अब तक पता नहीं चला। देखो पहला सेंटेंस लिखा है, he said look out there is a snake near your feet। उसने कहा look out, ध्यान दो, look out मतलब क्या होता है, ध्यान दो। there is a snake near your feet, यानी तुम्हारे पांव के पास क्या है, एक सांप है, एक स्नेक है, तो ध्यान दो, तुम्हारे पांव के पास एक सांप है, तो ध्यान दो। ये क्या किया जा रहा है तुम्हें इस सेंटेंस के थ्रू, इस सेंटेंस के थ्रू तुम्हें चेतावनी दी जा रही है भाई, सचेत किया जा रहा है तुम्हें, ठीक है, कि थोड़ा ध्यान रखो, तुम्हारे पांव के पास सांप है, तुम्हारे आसपास सांप है। तो यहां पर ये सेंटेंस पढ़ने के बाद अब इसके ऑप्शन में जो तुम्हें मिलेगा, या तो तुम सीधा इसको कर सकते हो ही टोल्ड, ठीक है, ही टोल्ड भी कर सकते हो, लेकिन ही टोल्ड करने पर फिर लुकआउट का सेंस नहीं आएगा। तो लुकआउट का सेंस देने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, ही वार्न्ड। वार्न का यूज किया जाता है, वार्न का यूज किया जाता है चेतावनी, वार्निंग क्या होता है, चेतावनी होता है ना। तो वार्न एक वर्ब है, वार्न की सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है वार्न। तो ही वार्न्ड दैट, अरे देखो लुकआउट लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं, क्योंकि वार्न लिख दिया। लुकआउट क्यों यूज किया जा रहा था भाई, सचेत करने के लिए, चेतावनी देने के लिए, तो उसके लिए मैंने वर्ब यूज कर ली है। ही वार्न्ड दैट देयर वाज अ स्नेक
नियर। अब देखो योर कुछ भी चेंज कर दो, जिसमें पहले बता चुका हूँ, हिजर में मैंने हिज लिख देता हूँ, नियर हिज फीट। क्लियर है? अगला एग्जांपल, सी सेड हेलो वेयर आर यू गोइंग। तो सी, अब देखो कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो सी आस्क बनेगा, लेकिन सी आस्क से पहले क्या दिया हुआ है, हेलो दिया हुआ है। ठीक है, तो इस हेलो को यूज करेंगे। हेलो वर्ड यूज किया जाता है किसी जब मिलते हैं तो ग्रीट करने के लिए, अभिवादन करने के लिए। जब हम किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो उससे मिलते हुए हम उसका अभिवादन करने के लिए हेलो वर्ड यूज करते हैं, हेलो, हाय, इस तरह की चीजें। तो सी ग्रीटेड, हेलो के लिए मैं वर्ब यूज क्या करूंगा, ग्रीट। सी ग्रीटेड विद हेलो, अभिवादन कैसे किया, हेलो के साथ अभिवादन किया, सी ग्रीटेड विद हेलो। अब आगे इससे एक सेंटेंस और है, तो ये इसको मैंने पहले इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया, फिर इसको चेंज करूंगा, तो एंड आस्क्ड वेयर यू लिखा है, कुछ भी चेंज कर दो, मैं चेंज कर देता हूं, वेयर ही वॉज गोइंग। क्लियर है बात? चलो अगला एग्जांपल है, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज वी सेल इश्यू ए कार्टून सेक्शन इन ऑन पेपर। अब देखो मैं पहले बता देता हूं कि इसमें नई चीज क्या है, इसमें चीज बस यही नई है। ठीक है, प्रोनाउन जब चेंज करेंगे तो वी, आर, आर्स, ये जब चेंज करते हैं हम, तो मैंने पहले बताया था तुम्हें कि जब किसी व्यक्ति पर्सन दे रखा हो, जब कोई, ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में जब कोई पर्सन दे रखा होता है तब तो हम दे में चेंज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई पर्सन नहीं है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, कोई न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो हम जब इसको चेंज करेंगे तो क्या चेंज करेंगे, वी और आर्स को हम किससे चेंज करेंगे, इट, इट्स। ठीक है, इट्स में चेंज करते हैं, एक सेकेंड, सॉरी, वी, अस और, वी, अस और था, और इट्स। तो आर जब दे रखा होगा तो इट्स में चेंज हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति नहीं है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया कोई व्यक्ति नहीं है, तो प्रोनाउन कौन सा यूज होगा, जो थिंग के लिए यूज किया जाता है वही यूज होगा इसके लिए भी, है ना। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट, अब वी की जगह बनेगा इट, दैट इट, सेल का बनेगा शुड, दैट इट शुड इश्यू अ कार्टून सेक्शन, दैट इट शुड इश्यू अ कार्टून सेक्शन इन, और क्या बनेगा, इट्स, इन इट्स पेपर। बस ये चीज ध्यान रखनी है, यहां तक है ये एग्जाम्पल, ये चीज ध्यान रखनी है इस एग्जाम्पल में। ठीक है, वैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिख दिया है, इस एग्जाम्पल को अपना भी कर लेना। द हिंदुस्तान न्यूज का नाम है, न्यूज़पेपर का नाम है, द हिंदुस्तान सेज दैट इट्स वर्कर्स विल गेट 10% बोनस दिस मंथ। तो ये बन जाएगा इसका भी। तो चलो आज के हमें 20 एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, हमने कर लिया, फटाफट एग्जाम्पल लिख लो, उसके बाद कुछ बात करते हैं, फास्ट लिखो ये। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये नरेशन का लास्ट वीडियो था, नरेशन का जो मिसलेनियस एग्जांपल्स थे वो सारे आज कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि कुछ नए एग्जांपल तुम्हारे पेपर में पूछे जा सकते हैं, कुछ और ही बचेंगे तो प्रैक्टिस वीडियो में डाल दूंगा, अगर वहां पे तुमसे हो जाए ठीक है, नहीं हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो। उसके अलावा यहीं पर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जिसमें जाकर आप जुड़ सकते हो। वहां पर आपको जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उनकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड हो जाएगी, नरेशन की प्रैक्टिस शीट जो है 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। वहीं पर अभी आप जाके टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, ताकि आपको कंटिन्यूअसली जितने भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। उसके अलावा अगर आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर ऐड नहीं है तो आप वहां पर भी ऐड हो सकते हो, लर्निंग विद जी थी उसका नाम है, और इसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, जहां पर आपको कई छोटे छोटे वीडियोस मिल सकते हैं, 1-2 मिनट के वीडियो मिल सकते हैं, जो कि आपको कुछ और बेहतरीन तरीके से इंग्लिश को सिखाएंगे, और इंग्लिश के अलावा भी कुछ और चीजें भी आपको वहां पे सीखने को मिल सकती हैं। तो वहां पे भी आप जरूर ऐड होइए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।